हाय एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपके मैराथन फॉर बोर्ड प्रिपरेशन की आज सेकेंड क्लास है एंड आज की क्लास में अपन दूसरा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें, ठीक है? ऑलराइट, तो पहला सवाल आई थिंक सफिशिएंट टाइम मिल गया। अपन को कह रहे हैं कि वी हैव गॉट टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स केप्ट एट अ डिस्टेंस आर एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच अदर। तो ज्यादातर आप देखो कि आपको ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कूलम्स लॉ के ऊपर ऐसा सवाल आएगा ही आएगा। बहुत चांसेस है ऐसा कूलम्स लॉ के ऊपर ऐसा सवाल आए। इफ द चार्जेस आर हाफ, भैया पहले ना फोर्स एफ लग रहा था, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि जो चार्जेस हैं वो Q1 Q2 हैं। तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अपन को कोई एमसीक्यू में रिप्रेजेंटेशन वगैरह कोई रफ वर्क शो करने की जरूरत नहीं रहती है। आप रफ वर्क तो ऑफकोर्स आप करोगे ही, साइड में आराम से कर लेना, कोई उसको अपन को शो करने की जरूरत नहीं है। इफ द चार्जेस आर हार्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, देखिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, तो मैं एफ डैश लिखता हूँ अब। और इफ द चार्जेस आर हार्ड, तो Q1 Q2 दोनों आधे आधे हो गए, तो Q1 Q2 और दोनों 1/2 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सही बात है क्या? और क्या बोल रहे हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, तो 2r का होल स्क्वायर हो गया, मतलब k Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 बाहर आया, ये 16r स्क्वायर हो गया। और आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये जो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये तो पुराना वाला फोर्स लिखा हुआ है। दैट मीन्स एफ डैश जो है वो हो जाएगा f अपॉन 16, ये हो जाएगा f अपॉन 16। ठीक है, तो d f अपॉन 16 रहा आपका आंसर पहला वाला। आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको, राइट? कई अपन ने सीयूटी में दोस्तों ऐसे सवाल किए, तो अपन को बहुत एडवांटेज मिलने वाला है एमसीक्यू में। सो आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चंस मैंने जो रखे हैं वो बिल्कुल रेलेवेंट है। क्वेश्चन एक बार रीड करो आप लोग, थोड़ा सा टाइम लो, फिर अपन जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। कैसे थोड़ा स्ट्रैटेजी कैसे रखना रहता है कि जैसे ही कोई भी सवाल आए, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत काम होके, बहुत एकदम ध्यान से फॉर्मूले को याद करो। फिर फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो आपको पता चलेगा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है k/r, और जो चार्ज का साइन है वही पोटेंशियल का साइन होता है ना? यहाँ पे कई बार स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या कर सकते हैं, हो सकते हैं वो जल्दी जल्दी में k/r² लिख दे। तो इतने बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अगर आपको कोई नींद में भी पूछे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, तो आप बोले k/r। तो एक जो बहुत ही अच्छी इसका तरीका है कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी फिजिक्स के अंदर कि सर हम सिली मिस्टेक बहुत सारी कर देते हैं, तो उसका उसकी एक ही रेमेडी है, एक ही उसका रेक्टिफिकेशन है कि आप जो है वो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बढ़ा दो। आप अगर अभी तक दिन में सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कोशिश करो कि आप दिन में एटलीस्ट एक पूरा पूरा पेपर लगाओ। ठीक है, तो कमिंग बैक टू दी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस +q माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 2l। तो ये सारी जो डेटा रहते हैं, इनको जब आप रीड कर रहे हो, तो आपने एक और आपको सजेशन दूंगा कि आप हो सकते उसको अंडरलाइन कर लें, जो जो प्रिंसिपल्स चीजें दी रहती हैं कि 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस ये दिए हुए हैं दैट आर प्लेस्ड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2l। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ अंडरलाइन करने के लिए? क्योंकि कई बार हम मतलब सबकॉन्शियसली हम ये मान के चल लेते हैं कि यार स्क्वायर दिया है, साइड एल दी होगी, तो अपन एल ले लेते हैं, है ना? लेकिन अपन उसको अंडरलाइन कर लेंगे तो अपन को वो अपने दिमाग में वो चीज स्टोर हो जाएगी, नहीं लेंथ 2l नहीं है, लेंथ एल है। ठीक है, लेंथ एल नहीं है, लेंथ 2l है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अच्छा ए कहाँ पे है? यहाँ पे है, मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। तो अब एक काम करते हैं, डिस्टेंसेस जरा कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो होगा ए नहीं दिया है, एल दिया है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा एल। क्योंकि पूरा डिस्टेंस 2l है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एल, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 2l। ठीक है, तो अब मुझे देखो, मुझे एक बात पता चल गई। मुझे अगर मैं यहाँ पे नेट पोटेंशियल पता लगाना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू नो द नेट पोटेंशियल, तो सबसे पहले मैं इस प्लस क्यू वाली की वजह से पोटेंशियल लिखूं, तो प्लस की वजह से तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव, तो k/l। फिर इसकी वजह से लिखूं तो ये भी पॉजिटिव, तो k/l। उसके बाद दोस्तों ये वाले की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल। तो अब डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? तो डिस्टेंस ये निकाला जाएगा। सही है क्या बात? डिस्टेंस कुछ इस तरीके से निकाला जाएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना आएगा वो देख लेते हैं एक बार। तो अपन को पता है कि भाई ये डिस्टेंस है 2l, ये डिस्टेंस है l,
तो यहाँ पे पाइथागोरस आप लगा दो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा √5 × L। सही बात है क्या? 4L² + L², 5L², 5L² में से स्क्वायर रूट में से L बाहर आया, √5L। क्लियर है क्या? तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस तो सेम ही है ना, ये डिस्टेंस भी सेम रहेगा। सही बात है, तो डिस्टेंस भी सेम रहेगा, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पे सीधे सीधे लिख देते हैं -2KQ डिवाइडेड बाय √5L। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा, तो बेसिकली आंसर आ जाएगा 2KQ/L -2KQ अपॉन √5L। तो यहाँ पे 2KQ अपॉन L कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 - 1 अपॉन √5। सही है क्या बात? अच्छा, K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालो, C ऑप्शन आ गया। बहुत ज्यादा एमसीक्यू में ऐसा नहीं है कि एकदम लास्ट मोमेंट तक लेकर आना है आंसर। दिख गया कि हाँ भाई पक्की पक्की बात है, वही रहेगा, C ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़िए। हाँ, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ एन एरर, कि आप ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में एरर हो जाए। अगर वो आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे एरर हो जाता है फिजिक्स में, टेक योर टाइम। ठीक है, मूविंग टू द थर्ड वन, लेट्स गो टू द थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन की बारी दोस्तों, जल्दी से एक बार देख लें। थर्ड क्वेश्चन ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, और यहाँ पे आप जरा अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली वो डिपेंड किसके ऊपर करता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। सही बात है क्या? ρL/A होता है फॉर्मूला। और रेजिस्टिविटी का अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है M/N/E² इंटू टाउ। ये होता है दोस्तों रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। यहाँ पे देखो, ना ना L है ना A है, यहाँ पे A है L नहीं है, वहां पे A ऊपर लगा हुआ है। बहुत आसान सा ऑप्शन है, दैट इज A ऑप्शन। तो यहाँ पे रो की जगह पे ये आ जाएगा, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला रहा आपके सामने में। ठीक है, सो आई थिंक वी कैन मूव ऑन। कोई इसमें अपन से आसानी से बन गया ये वाला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पर जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर with v meter per second in presence of magnetic field B. The energy gained by the electron in going once round the circular orbit, है ना? तो इसके लिए आंसर तो आपको आई थिंक पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर होना चाहिए 0। बट मैं थोड़ा बहुत आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको ये भी बता देता हूँ कि देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब अपन अपने नोट्स पढ़ रहे होंगे, जब अपन अपने जो एक कॉमन नोट्स बनाए होंगे, जब आप मेरे कॉन्सेप्ट के वीडियोस देखते होंगे, उन नोट्स में जहां पे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, या जब अपन नोट लिखकर अपन कोई भी बात लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे आप लोगों को याद होगा जब अपन इसको कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो अपन ने एक बात करी थी कि जब भी कभी किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, जो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स होता है, दैट इज 0। याद है कि ये बात? और इसी बात को फिर आगे बढ़ाते हुए अपन ने लिखा था कि अगर ये बात है तो फिर नेक्स्ट अपन ने पॉइंट लिखा था कि भाई अगर वर्क डन 0 है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। मतलब वो कोई भी एनर्जी गेन नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का काम क्या होता है, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का काम सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना होता है, मतलब वेलोसिटी को चेंज करना होता है। तो पार्टिकल का सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, स्पीड नहीं बदलता है। अपन ने कई बार इस बारे में बात करी हुई है। ठीक है, तो एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल वंस अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट विल बी 0। मूविंग टू द फिफ्थ वन, the torque acts on a 50 turn coil of 200 centimeter square area carrying a current of 20 ampere held with its axis at right angles to a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला। ठीक है भाई, जल्दी से मेरे को बता दो क्या होगा इसका आंसर फिफ्थ वाले का। फॉर्मूला यूज करना है बेसिक सा, बीना साइन थीटा का। बेसिक से फॉर्मूले के ऊपर एमसीक्यू से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करो आप लोग। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बीना साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड आपको दी हुई है 0.2 टेस्ला। करंट की वैल्यू दी हुई है 20 एम्पियर। ध्यान रखें कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विच इज गिवन एज 50। एरिया को ऐसा यूनिट में लिखना बहुत जरूरी है। सो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों सेंटीमीटर को चेंज करेंगे एंड साइन थीटा विल बिकम साइन 90, दैट इज 1। ठीक है, तो यहां से जरा जल्दी जल्दी काम करते हैं खत्म। तो ये तो 1 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 4, राइट।
तो 4 न्यूटन मीटर जो है वो उसका आंसर आएगा। आई थिंक 4 न्यूटन मीटर विल बी द आंसर। वी कैन मूव ऑन टू द 6th वन। तो अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर से सवाल है। क्या हो भैया? हायर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है जीटा। जीटा का बेसिकली मतलब है आप दो सब्सटेंसेस को एक ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और एक ज्यादा मैग्नेटाइज हो रही है, एक कम मैग्नेटाइज हो रही है, तो जो ज्यादा मैग्नेटाइज होगी उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो अपन को पता है कि फेरोमैग्नेट की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, देन कम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, एंड देन नेगेटिव में रहती है डायमैग्नेटिक की, राइट? तो which of the following is a higher magnetic susceptibility? Ferromagnetic materials have higher magnetic susceptibility. The figure below shows currents in a part of electric circuit. The current I is, तो ये I की वैल्यू अपन को बतानी है यहाँ पे, मतलब KCL से रिलेटेड क्वेश्चन है, किरचॉफ्स करंट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान रखें KCL KVL दोनों बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एक ना एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करो, एमसीक्यू में भी आ सकता है और एक आपका थ्योरी सेक्शन में भी आ ही सकता है। तो क्या कहता है केसीएल, एक बार जरा देख लेते हैं। केसीएल के हिसाब से अगर मान लीजिए कोई एक जंक्शन है आपके पास, यहाँ पे जंक्शन का मतलब आप जानते हो, जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो या दो से ज्यादा वायर्स मीट कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए ये एक जंक्शन है, यहाँ पे एक वायर ऐसा आ रहा है, एक वायर अज्यूम कर लीजिए ऐसा आ रहा है, एक वायर ऐसा आ रहा है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अपन ये केस मान लेते हैं, ठीक है? तो और ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ से करंट आ रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2, यहाँ से करंट इस तरफ जा रहा है I3, और यहाँ से करंट जा रहा है I4। अब ये जो जंक्शन है, आप बस ये देखो कि इसके तरफ कौन कौन से करंट आ रहे हैं, उनको हम इनकमिंग करंट कहते हैं, और दूसरा जंक्शन से दूर कौन से करंट जा रहे हैं तो उनको हम आउटगोइंग करंट कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू KCL, द समेशन ऑफ ऑल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल द समेशन ऑफ ऑल द आउटगोइंग करंट, ठीक है? तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए I1 plus I2 will be equals to I3 plus I4. डन। तो यहाँ पे जरा इसके ऊपर काम करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग जंक्शन अपन को दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जंक्शन तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये 2 + 2 यहाँ पे मतलब 4 एम्पियर करंट जाएगा। ये बात अपन को कंफर्म हो गई। फिर यहाँ से 4 एम्पियर इस तरफ जा रहा है, जहां और यहाँ पे 1 एम्पियर इधर चल गया, मतलब सारा जो बचा हुआ करंट होगा वो इधर जाएगा, दैट विल बी 3 एम्पियर, राइट? 4 में से 1 चला गया, बचा हुआ इधर गया 3। अच्छा, 3 में से 1.3 इधर चले गया, सो दैट मींस 3 - 1.3 यहाँ जाएगा। तो 3 - 1 कितना होता है? 2, और 2 में से 0.3 माइनस कर दोगे तो 1.7 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो 1.7, दैट इज ए ऑप्शन विल इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है? ये सारी चीजों में बिल्कुल भी समय मत वेस्ट करना, तुरंत सॉल्व करना, तुरंत आंसर मार्क करना, एंड आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है? आंसर मार्क करते टाइम ही अपन अपने नोट्स में मतलब अपनी आंसर शीट में वो लिख लेंगे। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप बोलें कि हम अभी इसको बस क्वेश्चन पेपर में लिख लेते हैं, बाद में हम इसको आंसर में कर लेंगे। यहाँ पे OMR वाला सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे आप हो सकता है आपको कहीं बाद में डाउट रहे तो आप उसको स्ट्राइक करके, उसको आपको स्ट्राइक थ्रू करके उसको काट के आप अपना आंसर अपडेट भी कर सकते हो, तो डोंट वरी। लेकिन बात के लिए अपन कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे अपन सॉल्व करें अपन वैसे ही आंसर शीट में उसको नोट डाउन कर देंगे, ठीक है? मूविंग टू द 8th क्वेश्चन। The magnetic flux in a closed circuit of a resistance 20 ohm varies with time t as फ्लक्स की इक्वेशन दी हुई है, और बोल रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा t = 1 सेकेंड पे, ठीक है? तो अपन को पता रहता है कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है d∅dt। तो इसको जरा डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो दिस विल बी 12t²। आई थिंक इसके आंसर में एक एरर है, आई थिंक एक बार देख लेते हैं पहले। 12t² + 4t - 15, और जब t की वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 सेकेंड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 12 + 4 - 15, दैट इज 16 - 15, दैट इज 1 वोल्ट। तो ऑप्शन है क्या 1 वोल्ट का? यही मैं कह रहा था, ऑप्शन नहीं है। सो एक ऑप्शन 1 वोल्ट का मार्क करके इसको लिख देंगे अपन, ठीक है? ऑलराइट।
तो रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है यहाँ पे, रेजिस्टेंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हाँ, अगर वो हमसे करंट पूछे तो करंट, जो कि अभी इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट अगर आपसे कोई करंट पूछे तो करंट के लिए आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के बाद उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, आंसर आ जाएगा करंट का। ठीक है। 9th, photo electrons emitted from a metal surface are such that their velocities, क्या होता है दोस्तों इसका आंसर कैसे निकालते हैं भाई? आप लोगों को ये बात पता होगी कि जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास एक मेटल सरफेस है इस तरीके की, ठीक है, ये इस तरीके की आपके पास एक मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, लेट्स से विथ एनर्जी h न्यू एंड विच इज ग्रेटर देन दी वर्क फंक्शन। क्योंकि अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी नहीं होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं होंगे, कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एनर्जी ज्यादा है तब क्या होगा? तो होगा ये कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस पे या सरफेस के सबसे पास हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम रहेगी। ठीक है। तो ये अब अपन बात कर रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी, और सबसे कम एनर्जी हो सकती है जीरो। क्यों जीरो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर रहा हो, वो जब तक सरफेस से आके वो बाहर निकले तब तक बहुत सारा कोलिजन से उसकी एनर्जी जो है वो लॉस कर दे। तो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन की जीरो हो सकती है, और एक फाइनाइट वैल्यू तक उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। सो दैट मीन्स इसका आंसर होगा इट लाइज बिटवीन जीरो एंड अ फाइनाइट मैक्सिमम वैल्यू। Moving to the next one, 10th question. Pick out the correct increasing order of the energy of electromagnetic waves. तो अब इन तरीके के क्वेश्चंस में अपन को क्या करना है, जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा इसका आंसर। एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू न्यू, ये होता है फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप जमा दीजिए, आप जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। आपको पता है गामा की सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आपके रहेंगे अल्ट्रा वायलेट, फिर अल्ट्रा वायलेट के बाद आपका रहेगा विजिबल, राइट। फिर विजिबल के बाद रहेगा विजिबल के बाद अपन को इंफ्रारेड दिया हुआ है तो इंफ्रारेड रहेगा, एंड देन फिर रहेगा माइक्रो। तो गामा, देन अल्ट्रा, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, एंड देन माइक्रो, राइट। So I think this is going to be the correct order. So I think B option is going to be the correct one. Done? ठीक है। Moving to the 11th one. A difference of 2.3 electron volt energy in an atom. What is the frequency of the radiation emitted when the atom makes a transition from the upper level to the lower level? ठीक है। तो आई थिंक आपको पता है यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी अपन को बोल दिया है कि दो एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है, लेट्स सपोज कि ये है एक एनर्जी लेवल और यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये बराबर हो जाएगा h इंटू न्यू के। सो न्यू की वैल्यू हो जाएगी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये आंसर रहेगा आपका, हर्ट्ज में आएगा ये आंसर। तो एक बार देख लीजिए क्या निकल के आ रहा है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। आई थिंक इट वुड बी 5.55 इंटू 10⁻14, तो मतलब 5.6 ये जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। दिस वाज कमिंग आउट टू बी 5.55 समथिंग इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। ध्यान रखें एमसीक्यू में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताई थी, जो अगर आपको लैम्डा निकालना रहता है तो 12400 डिवाइडेड बाय एनर्जी से डिवाइड कर दिया करो। उसके बारे में अपन ने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, कॉन्सेप्ट में भी बात करी हुई है। 12th question, a capacitor has some dielectric between its plates and the capacitor is connected to a DC source. The battery is now disconnected. कई बार अपन ने इसके क्वेश्चंस किए हैं अपने क्लास में भी कि भाई जब भी वो आपको ये बोल दे कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड द डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड, है ना, तो ध्यान रखो अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी गई है इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है, इस एक पॉइंट का मतलब है कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा।
और चार्ज कांस्टेंट होने के बाद अगर डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर रहे हो आप, तो जो कैपेसिटेंस है इट इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, तो कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, ये बात तो गलत हो गई। ठीक है, अच्छा कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा तो पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, सही है क्या? तो वोल्टेज विल इंक्रीज, तो ये वाली बात भी गलत हो गई, राइट? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस डी, राइट? तो अगर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो इंक्रीज होगी, तो ये सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या? ठीक है, ध्यान रखिए डाइलेक्ट्रिक रिमूव किया गया इसलिए अपन कह रहे हैं कि पोटेंशियल बढ़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इन द रीजन द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इन न्यूटन पर कूलम। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने एरिया से निकालने बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने बोल रहे हैं S इक्वल्स टू 10 i कैप मीटर स्क्वायर, 10 i कैप मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा दैट विल बी E डॉट A, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E डॉट एरिया वेक्टर, तो E का मतलब हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और डॉट प्रोडक्ट लगा देना इसका 10 i कैप के साथ, तो 2i कैप इंटू 10 यानी कि आ जाएगा 20, बाकी सब जीरो, तो 20, और यूनिट जो है वो आप इसकी लगा सकते हो, ये इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, क्या किया है अपन ने, सिर्फ आई डॉट आई ही वन होता है, बाकी आई को, बाकी जे डॉट आई के डॉट आई सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट सिर्फ अपन को यहाँ पे करना। सो आई होप 13 क्वेश्चन तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। 14 क्वेश्चन में लिखा है अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अपन को पता है कि कौन सी वाली इक्वेशन से अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाली जो इक्वेशन थी वो लगानी है। आपको बोला है कि 2.7 है, 2.1 है 27.5 पे, और 2.7 है 100 डिग्री सेल्सियस, और अपन को अल्फा की वैल्यू जो है वो बतानी है। तो आई थिंक आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ये। अगर आप मेरी बात मानो तो सीधे सीधे आप एक फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगाइए। अब ये फॉर्मूला जो है वो आप देख सकते हो कि अपन ने जो इक्वेशंस लिखी थी वहीं के ही ये डेरिवेशन से ये फॉर्मूला भी जो है वो आया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2.7 माइनस 2.1 डिवाइडेड बाय 2.1 एंड 100 माइनस 27.5। एक बार मुझे जल्दी से बता दो कितना आ रहा है इसका आंसर। तो मेरे ख्याल से 0.0038 आ रहा है, मतलब उसको अगर अपन सॉल्व कर दे तो दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी 0.0039। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। ऑलराइट, इन एन एलसीआर सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। अब बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है। जब भी कभी सवाल आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इन क्वेश्चंस में ध्यान इतना देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और मैं कहूं आपको तो अंडरलाइन या सर्कल टेक्निक का यूज करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एल एंड आर अपोज ईच अदर, आर ऑफ वैल्यू इंक्रीज विथ फ्रीक्वेंसी, गलत बात। The inductive reactance increases with frequency. What do you mean by inductive reactance? Inductive reactance का मतलब होता है XL, ओमेगा एल। बात बिल्कुल सही है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो XL बढ़ेगा। ठीक है, सही बात है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ओमेगा बढ़ेगा और XC कम होगा, तो C ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर 16th assertion reason, पहला सवाल, if a dipole is enclosed by a surface then according to Gauss law the electric flux linked with it will be zero।
द चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ सरफेस इज 0। ठीक है, तो जल्दी से बता दें भाई क्या आंसर होगा 16th वाले का। असर्शन रीजन में सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट्स को। एक बात तो कंफर्म है, अगर अपन से गॉस लॉ के बारे में बात करें तो एक बार गॉस लॉ लिख लेते हैं। गॉस लॉ होता है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई एनक्लोज चार्ज तो जीरो है, और एनक्लोज चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी जो होगा वो जीरो होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, बट ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। In semiconductors, thermal collisions are responsible for taking a valence electron to the conduction band. The number of conduction electrons goes on increasing with time as thermal collision continuously takes place. ठीक है, what about the next one? अपन को ये बात पता है कि जब भी किसी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। ठीक है, बट क्या ये थर्मल एनर्जी इतनी सफिशिएंट रहेगी कि वो हमेशा ही चले जाए? क्योंकि हो सकता है वो हीट के फॉर्म में भी रह जाए, राइट? तो स्टेट जो असर्शन है वो तो बिल्कुल ट्रू है, लेकिन थर्मल कोलिजन की वजह से वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि थर्मल कोलिजन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो हो सकता है कि थर्मल कोलिजन हो रहे हो बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट इंक्रीज कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। White light falls on a double slit with one slit covered with a green filter. The bright fringes observed are of green color. ये है assertion. The fringes observed are colored. ठीक है, जल्दी से 18th क्वेश्चन बताएं। क्या होता है ये ग्रीन फिल्टर से? देखिए, ग्रीन फिल्टर का मतलब ये है कि ये सिर्फ ग्रीन लाइट को पास होने देगा। ठीक है, डिस्कवर्ड द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड और ग्रीन कलर। ये बात बिल्कुल सही है कि ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं ये ग्रीन कलर की बनेंगी, और द फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड आर कलर्ड। नहीं, फ्रिंजेस कलर्ड नहीं रहेंगी, ब्राइट फ्रिंजेस कलर्ड रहेंगी, और जो डार्क फ्रिंज जो जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ वो कंप्लीटली डार्क होगा। तो आई थिंक इसका भी ऑप्शन जो है वो सी रहेगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ग्रीन फिल्टर का मतलब क्या है? वो सिर्फ ग्रीन कलर को पास होने देगा। नाउ मूविंग टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी पे अब अपन आ गए। सेक्शन बी पे कह रहे हैं द लाइट फ्रॉम द सोर्स each of same frequency traveling in same direction but intensities in the ratio 4:1 interfere. Find the ratio of maximum to minimum intensity. ठीक है भाई, तो अब 19th क्वेश्चन की बारी। यहाँ पे अब स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को लिखना? ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने की के बारे में बात करते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू राइट दी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अपन ये लिख लेते हैं कि let's assume the intensity of sources B I1 and I2। बस ये एक डिफरेंस रहता है कि हम जब कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो अपन सीधे अपन लिख देते हैं वो आई मैक्स आई मिनिमम का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे अपन को जो है वो ध्यान देना है। लेट्स अज्यूम द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्सेज बी I1 एंड I2। उसके बाद फिर अपन लिख सकते हैं वी नो दैट I max to I minimum is equals to under root of I1 plus under root of I2 divided by under root of I1 minus under root of I2 का whole square। ठीक है, and it is given that I1 is to I2 is equals to 4:1। ठीक है, 4:1 का रेशियो दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट पार्ट में आप अगर यहाँ पे जरा ध्यान से देखोगे, यहाँ से अगर मैं I1 कॉमन ले लूं तो I1 कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 बाय I2 प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ I1 बाय I2
-1 और होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी I1 बाहर आ जाएगा, तो I1 से I1 कैंसिल, I1 अपॉन I2 का रेशियो जो है वो 1/4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास I मैक्स अपॉन I मिनिमम का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी, ये हो जाएगा 4 और उसका रूट, तो दैट इज 2, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1 का स्क्वायर, सो दैट मींस 3 का स्क्वायर, दैट मींस 9:1, सो 9:1 इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, इतनी थ्योरी लिख कर आएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, इससे ज्यादा भी लिख के नहीं आना है, बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, एग्जामिनर को सब पता रहेगा। इन सब में मैं यही कह रहा था कि 2 मार्क्स में इतना बस लिख के आना है। हाँ, आपने I1 I2 ले लिया, लेकिन आपने बताया ही नहीं भाई I1 I2 क्या है, तो अपन ने मान लिया कि लेट्स अज्यूम द इंटेंसिटी ऑफ द सोर्सेज भी I1 I2, वी नो दैट, ये फॉर्मूला लिखा, इट इज गिवन दैट I1 I2 4/1 है, फिर उसके बाद फिर ये नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अपन सॉल्व करें। ठीक है क्या बात, आई होप क्लियर होगा। फिर 28th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। Write 2 characteristics of a material used to make a permanent magnet. Give 2 examples of such materials. अब बोर्ड की तैयारी कैसे CUET या इन पेपर से अलग है। जब भी कभी हम किसी एक स्पेसिफिक मटेरियल के बारे में बात करें, किसी एक स्पेसिफिक कह सकते हैं कि किसी एक इंस्ट्रूमेंट में कोई एक पीस यूज हो रहा है, कोई एक सब्सटेंस यूज हो रहा है, उसकी कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, तो उसको याद रखना है, प्लस उसका एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। तो यहाँ पे एक अपने पास परमानेंट मैग्नेट का, हमको पता था कि परमानेंट मैग्नेट की क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके हिसाब से मटेरियल जो है वो चूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर अपन ऐसी अभी के लिए बात कर लें कि भाई परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या होता है, तो परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये है कि आप अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दो, जैसे अज्यूम कर लीजिए, अभी मैं आंसर नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक परमानेंट मैग्नेट है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखा हुआ है, और अब हम ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं, बट फिर भी ये मैग्नेटाइज्ड है, तो उसमें उसके लिए क्या चाहिए हमें कि एक तो इसके पास हाई कोहेर्सिविटी होनी चाहिए। क्या वर्ड ने यूज किया, कोहेर्सिविटी। कोहेर्सिविटी का मतलब ये है कि जब आप उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे टू डीमैग्नेटाइज दैट मटेरियल, तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़े आपको। ठीक है, मतलब कि ये इसको अपन बोल रहे हैं हाई कोहेर्सिविटी, राइट। तो अब यहाँ पे अपने पास एक हाई कोहेर्सिविटी और एक रिटेंटिविटी, ये दो चीजें जो है वो अपन को चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। रिटेंटिविटी जो है वो उसकी डेफिनेशन है कि उल्टे डायरेक्शन में लगाना पड़े। मैं एक बार आपको ग्राफ से एक चीज समझा ही देता हूँ, नहीं तो डाउट बन जाएगा आपको। अगर अपन बात करें यहाँ पे हिस्टेरेसिस लूप की, ऑल्दो यहाँ पे हिस्टेरेसिस लूप बनाना नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। ये मान लेते हैं ये है आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर हो रहा है, तो अपन इस तरीके से मैग्नेटाइजेशन करते थे, जैसे जैसे ये H बढ़ाते जाओगे B बढ़ते जाएगा, फिर जब रिवर्स डायरेक्शन में करोगे तो ये इतनी जो है ये आपको, ये रही रिटेंटिविटी। ठीक है, अब फिर डीमैग्नेटाइज करने के लिए उल्टे डायरेक्शन में लेकर आना है, तो ये होगी आपकी कोहेर्सिविटी। ठीक है, सो दिस इज रिटेंटिविटी, दिस इज कोहेर्सिविटी। तो रिटेंटिविटी और कोहेर्सिविटी ज्यादा होनी चाहिए, ये सब लिख के नहीं आना है। आंसर राइटिंग क्या रहेगी वो ऐसे देखिए, द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट शुड पोजेस हाई वैल्यू ऑफ कोहेर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी। एग्जांपल्स क्या है, स्टील और एल्निको। एल्निको जो है वो एलॉय रहता है एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आंसर लिखना सफिशिएंट है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स हैं, इतना अपन को आंसर लिखना है। फिर सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं व्हाई इज कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड अप ऑफ एन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या रीजन रहता है कि दे आर मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिकॉज दे हैव हाई परमिएबिलिटी। उनकी परमिएबिलिटी जो है वो ज्यादा रहती है। ठीक है, हाई परमिएबिलिटी होती है और लो रिटेंटिविटी होती है। तो इस वजह से, ताकि हम चाहते हैं कि भाई जो कोर हो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का वो डीमैग्नेटाइज भी आसानी से हो जाए, ज्यादा रिटेन ना करके रख पाए। ठीक है, नहीं तो खुद की मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा, तो डीमैग्नेटाइज भी आसानी से हो पाए। तो ये दोनों आंसर राइटिंग कैसे अपन को करके आना है इसके बारे में जरा अच्छे से देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 पार्ट्स हैं अब यहाँ पे। एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम, हाउ आर देयर काइनेटिक एनर्जीज रिलेटेड टू ईच अदर। तो भाई फिर अब यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं, और वाले पार्ट के ऊपर अभी आएंगे, अभी उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए आप। अभी पहले बात करते हैं कि भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मतलब होता है लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम।
ये होता है, सही है क्या? अच्छा, मोमेंटम को लिखने का एक और तरीका होता है, अभी कई क्लासेस से अपन ये काम करते आ रहे हैं, मतलब h डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2m इंटू के ई काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला भी होता है मोमेंटम को लिखने का। मतलब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आंसर राइटिंग करेंगे कैसे? और अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करें तो थोड़ी बहुत उसके बारे में भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन और हो गया आपका एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास अपन जो है वो मान लेते हैं, चलिए मास से पहले इसका चार्ज मान लेते हैं ई है, तो इसका चार्ज हो जाएगा 2e, है ना। इसका मास अगर अपन लगभग लगभग प्रोटॉन के बराबर मान लें m, तो इसका मास होता है 4m। मैंने जस्ट अज्यूम किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास। और फिर अपन इसके बारे में रेशियो में अपन यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन आंसर राइटिंग कैसे करेंगे? तो आंसर राइटिंग करने के लिए ये रहा आपका इसका आंसर कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, यानी कि h अपॉन अंडर रूट 2m ke, गिवन दैट कि गिवन इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो सेम है, बोल रहे हैं कि दे हैव सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो दोनों की लैम्डा अल्फा लैम्डा ई दोनों का बराबर कर दिया, ठीक है, दोनों का बराबर कर दिया। अगर H से H कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो उनके मास, उनके रेसिप्रोकल मास के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसमें आंसर पुट भी कर सकते हो, यहां तक के भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर लिख कर आना है आपको। डन। अब इसके और पार्ट के ऊपर आते हैं, जो और पार्ट में अपन ने बात करी थी, ठीक है। सो और पार्ट में क्या सवाल है एक बार देख लीजिए। मास डिफेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। क्या होता है भाई मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट का बेसिकली मतलब होता है, जिसको अपन डेल एम से भी डिनोट करते हैं, इट इज द मास ऑफ द एटम दैट इज एक्सपेक्टेड माइनस द एक्चुअल मास ऑफ द एटम, ठीक है। सॉरी, न्यूक्लियस, नॉट एटम, न्यूक्लियस का मास जो एक्सपेक्ट करते हैं हम वो ज्यादा रहता है एक्चुअल मास से, तो इस डिफरेंस को बेसिकली मास डिफेक्ट कहते हैं। लेकिन अपन फॉर्मूला भी पूरा अच्छे से लिख कर आएंगे। एक्सपेक्टेड मास भाई कितना होता है? एक्सपेक्टेड मास आप में पूछेंगे तो एक्सपेक्टेड मास हो जाएगा कि जितने भी मास ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? अगर मान लीजिए एक कोई एक एटम है अपने पास x, उसका एटॉमिक नंबर z है, उसका मास नंबर a है, तो इसके अगर न्यूक्लियस के मास के बारे में बात करें तो इसका न्यूक्लियस का मास होगा z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस a माइनस z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये तो होना चाहिए अपने कैलकुलेशन, अपने दिमाग के हिसाब से ये इतना आना चाहिए, लेकिन रियलिटी में कितना आता है? तो ये तो हो गया आपका एक्सपेक्टेड। बट रियलिटी में अगर आप अपन से मास पूछे, कोई एक्चुअल मास पूछे, तो एक्चुअल मास निकल के आता है कि भाई पूरे के पूरे एटम का मास कितना है, तो पूरे एटम का मास मान लीजिए है m, ठीक है। उसमें से अपन क्या करें, उसमें से अपन माइनस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स का मास z इंटू एम, तो ये निकल के आता है असल में मास। तो ये है असल में मास डिफेक्ट। इसको जरा देख लेते हैं, इसको आंसर राइटिंग कैसे करेंगे इसकी। इसकी आंसर राइटिंग अपन लिखेंगे कि मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड मास एंड एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ये देखिए, ये 2 मार्क्स का है, तो पूरे अच्छी तरीके से अपन को एक्सप्लेन करते हुए आना है यहाँ पे, ठीक है। कंसिडर द न्यूक्लियस, जब अपन ने वहां पे, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करते टाइम सिर्फ ये लिखा कि ये एग्स ए वगैरह वगैरह, लेकिन वहां पे पूरी इसको अपन को वर्ड्स में लिखना है। कंसिडर अ न्यूक्लियस ए एक्स जेड, इट हैज जेड प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ 1 मिनट में। यहाँ पे असल में वो लिखना वही चाहते हैं अपन कि ये है एटम का नाम X है, यहाँ पे A है, यहाँ पे Z है, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। therefore मास डिफेक्ट विल बी एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व। तो जैसा मैंने आपको बोला, एक्सपेक्टेड मास जो होगा वो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स A माइनस Z इंटू mn, mn जो है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है, माइनस ये जो पूरा का पूरा है ये है एक्चुअल, तो मास ऑफ एटम माइनस जेड इंटू एम ई, जो ऑब्जर्व अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मास डिफेक्ट कहलाएगा, राइट।
अगर अपन आगे इसको और लेके चले जाएं, कई बार हो सकते हैं वो अपन को इसके बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बोले, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी इज डेल एम इंटू सी स्क्वायर, मतलब इस पूरे को अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी अपन को। ठीक है, तो 21st क्वेश्चन तक अपन ने सॉल्व कर लिया। 22nd क्वेश्चन जल्दी से। 22nd क्वेश्चन में कह रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 kept in a liquid medium having a refractive index having the same refractive index, what would be the focal length of the lens? ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत तो अपन को इसमें लिख के आना पड़ेगा। तो अपन कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सॉल्यूशन में अपन स्टार्ट करते हैं assuming R1 and R2 to be the radius of curvature of the surfaces of lens। ठीक है, इतनी बात अपन लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में आप R1 R2 यूज करोगे। जो भी चीज फॉर्मूले में आप यूज करने वाले हो और वो क्वेश्चन में नहीं है, उसको प्लीज अज्यूमिंग में अज्यूम करके आप लिखो ये बात पूरी। ठीक है, आगे अपन ये लिखते हैं कि वी नो दैट we know that 1 upon focal length is equals to mu L divided by mu S minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2। अब देखिए, आपने ये सारी चीजें यूज करी तो अपन ने R1 R2 डिफाइन कर दिया। mu L और mu S भी अपन यहाँ पे डिफाइन करें, लिखें नीचे वेयर mu L is the refractive index of lens, and mu S is the refractive index of surrounding medium। डन। फिर लिखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, since it is given that mu L is equals to mu S, therefore 1 upon focal length will be equals to 1 minus 1 into, यहाँ पे आप जरा देख लीजिए 1 minus 1, ये दोनों अगर सेम है तो ये 1 हो जाएगा। 1 minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2। तो यहाँ से अपन नेक्स्ट लाइन में, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ से लिख देता हूँ 1 upon focal length will be equals to 0 and focal length will be equals to infinite। तो कह रहे थे कि what would be the focal length of the lens in this medium, तो it would be infinite। ठीक है, डन। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि बोर्ड में कैसे लिख कर आना है। मैंने खुद ही आप लोगों के लिए लिख के दिखा दिया एक ऐसा सवाल। आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक नाउ मूविंग टू द 23rd वन। तो 23rd क्वेश्चन में कह रहे हैं डिस्टिंग्विश between diamagnetic and ferromagnetic materials in respect of their intensity of magnetization, behavior in non-uniform magnetic field and susceptibility। एक बार जरा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। पहले तो डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो कौन जो है वो आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है? तो डेफिनेटली फेरोमैग्नेटिक आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है एक, अगर अपन उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। दैट मींस वो रिपेल करता है। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड से वो रिपेल करता है अपने आप को, और फेरोमैग्नेट वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है। दैट मींस वो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बहुत ज्यादा रहती है विद
विद अ पॉजिटिव साइन, मतलब पॉजिटिव का मतलब वो मैग्नेटाइज होते हैं। वहीं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू स्मॉल रहती है एंड नेगेटिव में रहती है। नेगेटिव का मतलब कि वो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो अपन को पता रहती है, बट इसको अपन को लिख के कैसे आना है, तो जब भी ऐसा वो डिस्टिंग्विश बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल टेबल के फॉर्म में आप इसका आंसर लिख सकते हो, और वाले पार्ट के ऊपर आएंगे। अभी अपन पहले वाले के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो अगर देखें यहाँ पे, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में डायमैग्नेटिक में नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, फेरोमैग्नेटिक में पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। बिहेवियर इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ रीजन ऑफ वीकर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक में इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव एंड स्मॉल, तो ये जीटा की वैल्यू दी हुई है कि स्मॉल, और ये एप्सिलॉन सिंबल यूज किया विच रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल क्वांटिटी। वहीं फेरोमैग्नेटिक में जो एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव और लार्ज रहती है इन द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से अपन को अच्छे से समझ में आ गया। देन coming back to the or part, explain how a depletion region is formed in a junction diode, ठीक है। तो पहले इसको जरा समझ लेते हैं, फिर इसकी आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक जंक्शन पहले बना लेते हैं अपने सामने। यहाँ पे लेट्स अज्यूम अपने पास एक जंक्शन है, एंड बहुत अच्छा होगा कि अगर अपन एग्जाम में भी जो है वो एक डायग्राम इन तरीके के क्वेश्चंस में अपन बना लें, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप एक जंक्शन के बारे में बात करते हो, यहाँ पे पी टाइप है, यहाँ पे एन टाइप है, और आप ये जंक्शन को कनेक्ट करोगे, तो द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि यहाँ पे जो है वो मेजॉरिटी में चार्ज कैरियर्स रहते हैं विच आर होल्स, और माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर्स रहते हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेजॉरिटी में रहते हैं इलेक्ट्रॉन एंड माइनॉरिटी में रहते हैं होल्स, ठीक है। तो सबसे पहले इनको जब आप कनेक्ट करते हैं तो होल्स इस तरफ मूव करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंड इनकी वजह से जो करंट मिलता है हमें, उस करंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करंट, ठीक है। ये अपोजिट साइड में जाके डिफ्यूज कर रहे हैं। जब ये ऐसा प्रोसेस होता है, तब यहां से जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से एक वो वो इमोबाइल वो इमोबाइल नेगेटिव आयंस यहां से छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं तो वो यहाँ पे इमोबाइल पॉजिटिव आयंस छोड़ देते हैं। इमोबाइल का मतलब कि दे कैनॉट मूव, वो आपस में इधर उधर से क्रिस्टल लैटिस में बंधे हुए हैं। तो अब क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, तो ये जो बीच की जो रीजन रहती है, यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं रहते हैं, और ये इसी को हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार जरा अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि इसकी आंसर राइटिंग कैसे होगी। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को कि जब इन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्लेन हाउ अ डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म्ड, है ना। न्यूमेरिकल आएगा, आपको पता है, फॉर्मूला पता है, आपको सारी चीजें पता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर एक्सप्लेन वाले आएगा तो क्या आप बहुत कम से कम वर्ड्स में अपना आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, अपन नहीं चाहते कि अपन पूरा पेज भर दें इसके लिए। तो एक बार देखते हैं कि इसकी आंसर राइटिंग कैसे होगी। When a p-n junction is formed, diffusion takes place of electrons from n to p and of holes from p to n side of the diode. अभी एक मिनट यहाँ रुकते हैं और जरा देखते हैं, जब मैंने भी समझाना स्टार्ट किया तो मैंने क्या बोला कि जब आप पीएन जंक्शन को फॉर्म करते हो तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? डिफ्यूजन होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि एन साइड से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो जो जो आप सोचते जा रहे हो उसी को फिर अच्छी लैंग्वेज में अपन को लिखना है, और पी साइड से होल्स मूव करते हैं। एज अ रिजल्ट इन द पी रीजन देयर आर नेगेटिव आयंस फिक्स्ड इन देयर पोजीशंस, इन द एन रीजन देयर आर पॉजिटिव आयंस फिक्स्ड इन देयर पोजीशन। Hence, the negative ions near the junction in p side and positive ions near the junction of the n side form negative charge and positive charge layer respectively. This space charge regions on both sides of p-n junction is called depletion region. एक पॉइंट और इसमें ऐड कर सकते हो कि डिप्लीशन रीजन इज डिवॉइड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है। मतलब वहां पे हमारे पास चार्ज कैरियर्स नहीं रहते हैं, इसलिए हम डिप्लीशन रीजन को सेमीकंडक्टर का या जंक्शन पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा डिप्लीशन रीजन की थिकनेस होगी उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इसके साथ एक डायग्राम बना दें, लेकिन क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो अपन बिना डायग्राम बनाए चल सकते हैं, इसलिए मैंने भी यहाँ पे आपको डायग्राम शो नहीं किया। इतना लिखना वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। तो 23rd क्वेश्चन भी हो गया। मूविंग टू दी 24th वन। 24th क्वेश्चन की बारी। वेव ऑप्टिक्स से सवाल। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो पहला वाला जो है वो है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो अपन को पता है कि भाई अगर यहाँ पे अगर मैं ए वाले
के बात करूं ए वाले पार्ट की, और यहाँ पे अपने पास एक पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ पे लाइट कैसे एमिट होती है? अगर मैं रे के बारे में बात करूं तो रे जो है वो कुछ ऐसे एमिट होगी, राइट, हर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर आपको वेव फ्रंट बनाना रहेगा तो आप वेव फ्रंट कैसे बनाओगे? तो आप वेव फ्रंट बनाओगे यहाँ से, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। आई होप समझ गए होगे आप लोग। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक थोड़ा सा ग्लिच आ गया। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। ठीक है, आई थिंक इट्स नाउ वर्किंग, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा अपन सही कर लेते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी, और ये बनेगा आपका वेव फ्रंट, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट रहेगा। याद रखें कि हमेशा वेव फ्रंट के जो रेज ऑफ लाइट रहेंगी ये परपेंडिकुलर रहेंगी, ठीक है। और इस वेव फ्रंट पे जो फेज रहेगा, फेज किसका, जो अपन जो इमेजिनरी जो अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सबके सब जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स उनका फेज जो है वो सेम रहता है वेव फ्रंट पे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा इट विल बी स्फेरिकल। सेकेंड वाले के लिए अगर बात करें, लाइट एमर्जिंग फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। तो बी वाले पार्ट के लिए, तो ये है आपकी कॉन्वेक्स लेंस, और यहाँ पे मान लेते हैं फोकस पे रखा हुआ है, और रेज जो है वो कुछ ऐसे जा रही होंगी, और यहाँ पे ये रेज हो जाएंगी पैरेलल। तो अगर रेज पैरेलल हो जाएंगी तो मतलब प्लेन वेव फ्रंट बनेगा यहाँ पे, और यहाँ से जो है ये इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना रहेगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और फिर द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार, तो ये भी प्लेन ही रहेगा, ठीक है। सी वाला भी जो है वो ऑप्शन प्लेन रहेगा। तो in case of light diverging from a point source, the shape of wavefront is spherical. In case of light emerging from a convex lens, when a point source is placed, the shape of wavefront is parallel grid. The portion of the wavefront of a light coming from a distant star is a plane. ठीक है। तो तीनों का अपन ने डायग्राम भी समझ लिया, आंसर कैसे लिखना है वो भी अपन ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप 25th क्वेश्चन पे। Derive an expression for the electric field due to a dipole moment P at a point on its perpendicular bisector. तो अब 25th क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन पूरा सॉल्यूशन लिखते हुए चलेंगे इसका। सॉल्यूशन में अपन जैसे ही बात करेंगे तो अपन थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे इसका पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको डायग्राम बनता कैसे है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये रहा डायग्राम, ये है पॉइंट, ये है चार्ज मान लेते हैं, ये है क्यू। Let's assume this is minus q, this is q, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अपन को निकालना है, तो यहाँ पे कहीं पे अपन इसको निकाल लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस जो है ये सब अपन को अज्यूम करना है। तो सबसे पहला ये डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लेट्स अज्यूम इट टू बी 2a, राइट। तो ये 2a हो जाएगा, तो दिस डिस्टेंस वुड बी ए, दिस डिस्टेंस वुड बी ए। अच्छा, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यानी कि ये वाला जो बीच में डिस्टेंस है इसको कुछ मान लेते हैं दोस्तों, तो इसको मान लेते हैं x। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा पाइथागोरस से x a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। दिस डिस्टेंस वुड आल्सो बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट। और फिर ये वाले पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन जो होगा दैट विल बी समवट लाइक दिस।
तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट विल बी लाइक दिस। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, राइट। लेट्स अज्यूम कि ये एंगल जो है, ये एंगल है थीटा। तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, राइट। तो डायग्राम अपन करते हुए चल रहे हैं, बनाते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे इसके अपन कंपोनेंट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन इसका ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट लें, तो दिस वुड बी ई प्लस क्यू साइन थीटा। अगर मैं इसका यहाँ पे कंपोनेंट लूँ तो इट वुड बी ई प्लस क्यू साइन थीटा। तो साइन थीटा का कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2e कॉस थीटा, राइट। तो डायग्राम का काम तो मैंने सारा कर दिया। अब जो जो चीजें डायग्राम में लिखी हैं उसको कैसे कैसे अपन आंसर उसका कैसे उसको सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये जरा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या बनाया था डायग्राम में, उससे बात करते हैं। सबसे पहले चार्जेस के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो सबसे पहले वही लिखते हैं, तो लिखेंगे कंसिडर टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, या simply we can write consider two charges plus q and minus q which are 2a distance apart, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने ये बात लिख ली। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे लिखते हैं assuming a point p at equatorial position at x distance। ये भी इंफॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। अब इतनी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद अगर आपने डायग्राम पूरा बनाया तो फिर काफी है। अब यहाँ से आगे बढ़ना, आगे कैसे बढ़ेंगे, यहाँ से अब अपन लिखेंगे कि ड्यू टू सिमिट्री द वर्टिकल कंपोनेंट of electric field will be cancelled out therefore next line में लिखेंगे therefore net electric field would be 2e cos theta 2e cos theta, ठीक है। तो यहां तक अपन ने बात लिख दी। अब e के बारे में अगर अपन बात करें तो आई थिंक नेक्स्ट पेज अपन यूज कर लेंगे। इसका लिखेंगे अपन also electric field will be k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और वो रूट था तो स्क्वायर हट जाएगा, राइट। सो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k q a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू cos थीटा था। तो यहाँ पे अपन cos थीटा की वैल्यू देख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो रफ वर्क में लिख देना, cos थीटा वुड बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। सो फाइनली सॉरी नॉट वहाँ पे a स्क्वायर नहीं आएगा, वहाँ पे तो सिर्फ a आएगा ना। यहाँ पे भी अपन ने a ही लिखा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास k q a अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो ये आ जाएगा आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
तो यहाँ तक अपन ने, और एक 2 जो है वो सामने है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 भी लिखते चलें भाई। ये हो गया आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले को नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद फिर एक अपन को 2-3 चीजें लिखनी है, जो कि अपन लिखेंगे कि वी नो दैट डाइपोल मोमेंट कैन बी रिटन एज q into 2a, राइट। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ से, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो लिखा जाएगा E नेट इक्वल्स टू 2k 2q k इंटू 2, इन सब की जगह पे अपन लिख देंगे kp अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। ये आ गया अपने पास एक। फिर एक और बात लिख देंगे, भले ही पूछी नहीं गई है, फॉर स्मॉल डाइपोल, फॉर स्मॉल डाइपोल x इज फार मोर ग्रेटर देन a। तो यहाँ से ए स्क्वायर नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अब अगर वेक्टर फॉर्म लिख दूं तो ये हो जाएगा -kp/x³। ठीक है। सारी चीजें अपन ने कॉन्सेप्ट क्लासेस में करी हैं बहुत डिटेल में, अगर आप जानना चाहते हो कैसे, तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लास जरूर देख लेना। बाकी मैं अभी आपको बता देता हूँ कि देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है और डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ रहता है ना। तो इसलिए वहां पे जो लाखरी में जो है एक वेक्टर साइन जब अपन ने लगाया, तो एक माइनस साइन भी अपन ने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या काम किया, ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x³ आ गया यहाँ पे अपने पास। ऑल्दो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हाउ कम अब 2 मार्क्स के लिए अपन इतना सारा काम इसमें करें। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जैसा, तो करना ही पड़ेगा। बट ये नहीं कि सारे के सारे जो 7 क्वेश्चंस थे, जो 18 से लेकर अभी 25 आई, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर सेक्शन बी, सारे के सारे क्वेश्चन में इतना काम नहीं करें। बट कोई एक आध आ गया है तो वहां पे जो कहते हैं ना कि कहीं कहीं जगहों पे कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे ना करें कंजूसी, यहाँ पे पूरा अच्छे से अपन लिख कर आए, ठीक है। तो अब सेक्शन बी खत्म कर लिया है अपन ने, और जो हमारी जो स्ट्रैटेजी थी सेक्शन बी को लेके कि हम उसको अराउंड 40 मिनट्स तक कंप्लीट करें, तो मेरे ख्याल से उसी स्ट्रैटेजी पे अपन को चलना है। नाउ लेट्स मूव टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी में अब पहला क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ रॉड ऑफ लेंथ L रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रॉड। आई थिंक थोड़ा सा इसमें मैं करेक्शन करवाना चाहूंगा। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फॉर EMF, फॉर फॉर EMF in a rod, for EMF in a rod of length L rotating in magnetic field directed perpendicular to the plane of rod। क्या है सवाल, उसके बाद फिर सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे अपन। सवाल ये है 26 का जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, उसमें बेसिकली वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर अपने पास एक रॉड है, लेट्स अज्यूम कि अपने पास यहाँ पे एक रॉड रखी हुई है, और ये जो रॉड है वो यहाँ पे इस तरीके से हिंज है, वो रोटेट कर रही है लेट्स से विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टेड, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रॉड है, कुछ इस तरीके से, राइट। इसका अपन को इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, राइट। तो अब वापस से स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना है, स्टार्ट हमेशा करना है कि जो जो चीजें अपन ने एज्यूम करी है, क्या क्या चीजें एज्यूम करी है। सो लेट्स से कि इस रॉड की जो लेंथ है वो L है, रॉड की लेंथ L मान ली है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी B मान लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि कंसिडर अ रॉड ऑफ लेंथ L, consider a rod of length L rotating rotating with rotating with omega angular velocity, rotating with omega angular velocity in a magnetic field, in a magnetic field B directed perpendicular to the, yeah, simply we can write directed
इनवर्ड्स द प्लेन। इतना काफी से, इतना बहुत है अपने लिए लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे कि वी नो दैट, अच्छा मैं तो भले ही यहाँ पे रंग वंग बदल लेता हूँ पेन के, बट आपको एक ही तरीके से लिखना है। अपन लिख लेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, एंड कोई भी स्मॉल एब्रिविएशंस ना यूज करें, पूरा पूरा लिख कर आओ, है ना। कोई भी देर बहुत ही कुछ, बहुत ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो ही ऐसा कोई आप शॉर्टकट यूज करो, नहीं तो पूरा लिख कर आओ, भले ही मैं यहाँ पे कैसा भी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि अपन टाइम मैनेज उसी हिसाब से करके चलें कि अपन को ये सब काम ना करना पड़े। सो वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी रिटन एज माइनस डी फाइव बाई डी टी, राइट। and d phi by dt can be written as minus a या minus ba cos 0 हो जाएगा by dt, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कौन सी चीज चेंज हो रही है, तो यहाँ पे असल में चेंज हो रहा है आपका, आपका एरिया जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डी ए, तो यहाँ पे अब इसके बाद फिर अब अपन को समझ में आना चाहिए कि अपन बेसिकली यहाँ पे किस तरीके से काम करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अपन कोई एक एक और अपन इसमें अलग से डेरिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा यहाँ से लंबा हो जाएगा। अपन सिंपली लिख सकते हैं कि वी नो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ या ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ रॉड, इन अ रॉड इज इक्वल टू BVL। ये बात बिल्कुल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ी देर में पहले मैं अभी आपको यही यहाँ पे पहले डिराइव करके बताने वाला था, बट ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने हमें रोटेटिंग वाले के लिए बोला है, उन्होंने हमें लीनियर के लिए नहीं बोला। लीनियर के लिए बोलते तो अपन वो डीवी बाई डी से पहले ये डिराइव करते फिर ये डिराइव करते, बट ये काम अब आप यूज कर सकते हो। वी नो दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मूविंग रॉड, और लिख दो आप यहाँ पे अपन लिख देते हैं मूविंग रॉड इज BVL, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन क्या कंसिडर करें, यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि भाई यहाँ से x डिस्टेंस की दूरी पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट है जिसकी जो लेंथ है, जिसकी लेंथ जो है वो है dx, और इसकी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v, हो जाएगी x ओमेगा, राइट। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, देयरफॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड in the small rod will be B. Instead of V, we are going to write X omega, and instead of L, we are going to write, वहां पे उसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी dx, है ना। ध्यान रखिए वो लेंथ है dx, नॉट x, लेंथ है dx। सो और ये यानी कि मतलब जो स्मॉल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो आ रहा है bx ओमेगा इंटू dx। सो देयरफॉर E will be the integral of DE, एंड इसका इंटीग्रेट करेंगे अपन bx ओमेगा इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके पूरी लेंथ L तक। तो अब दोस्तों x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स x स्क्वायर बाई 2, सो दिस विल बी रिटन एज b ओमेगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेके L तक। सो फाइनली जो आंसर आ जाएगा उसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं, फाइनल आंसर वुड बी b ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। तो ये फाइनली आंसर आ गया, और इतनी थ्योरी के बाद अब जब आप इतना पूरा लिखोगे वो पूरा एक्सेप्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे अपना इसका कंप्लीट हो गया। एनी डाउट है साथ तक? तो 26 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट के ऊपर आते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या था क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा सा है। और 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है ओमेगा की बात कर रहे हैं, अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड, मतलब सेम जो फर्स्ट पार्ट में था उसी से रिलेटेड सेकंड पार्ट है। द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलर मेटल रिंग। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, काम की अपने बस एक चीज है, अपन को पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, वो होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो 0.5 टेस्ला दी हुई है, ओमेगा की वैल्यू अपन को दी हुई है 400, एल लेंथ
1 मीटर दी हुई है डिवाइडेड बाय 2, राइट? सो पॉइंट से कैंसिल, दिस विल बी 20, यानी कि 100 वोल्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, आखिरी में पूछा गया कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग, तो आंसर है 100 वोल्ट। लेकिन इतना सा आंसर लिख के मत आना, इतना बड़ा उन्होंने क्वेश्चन दिया है, तो कम से कम कुछ चीजें लिखना कि गिवन वन लेंथ इज एल, ओमेगा इज 100, magnetic field is 0.5 Tesla, then we are going to write कि we know that EMF induced in a rotating rod is equals to B omega L square by 2, फिर उसके बाद फिर इतना करके आंसर लिख के आना है। ठीक है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1.5 इधर मिलेंगे, 1.5 इधर मिलेंगे। तो ये वाला डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करा दिया, उसका सेकंड वाला पार्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे लिखेंगे अपन उसको। मूविंग टू द 27th क्वेश्चन दोस्तों, एक बार देख लो 27th वाला क्वेश्चन सार्थक, बताओ मेरे को कोई डाउट है क्या 27th वाले में, आगे डिस्कस करेंगे इसको। हाँ भाई, derive an expression for the self inductance of a long air cored solenoid of length L and number of turns N, है ना? तो सबसे पहले काम करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस अपन को पता है क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है करंट आई के, है ना? तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए अपन क्या यूज कर लेते हैं, एल यूज कर लेते हैं, राइट? और अगर फाई जो है वो सिर्फ एक टर्न से फ्लक्स है, तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर कैपिटल एन है तो वी आर गोइंग टू जस्ट मल्टीप्लाई कैपिटल एन, तो एन फाई विल बी रिटन एज एल इंटू आई, करेक्ट? अब फ्लक्स ड्यू टू अ सोलेनॉइड निकाल लेते हैं, उसकी मदद से अपन एल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल इतना ही काम करना है अपन को, एल की वैल्यू हो जाएगी एन फाई अपॉन आई। ठीक है, अपन को ये भी पता रहता है कि फाई का मतलब क्या है, फाई का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड होता है म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया। म्यू नॉट एन आई में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी वो कैपिटल एन बोल रहे हैं वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बोल रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए उन्होंने कैपिटल एन यूज किया। और स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो क्योंकि उन्होंने अपन को कैपिटल एन दिया है, स्मॉल एन नहीं दिया है, लेंथ दी हुई है, तो अपन क्या करेंगे, अपन स्मॉल एन की जगह पे भी एन बाय एल लिखेंगे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन बाय एल आई इंटू एरिया ए। ये लेकिन एक टर्न की वजह से आया है, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से यहाँ पे कैपिटल एन और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन फाइव विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल आई इंटू ए। और फिर अपन किसका रेशियो निकालना चाहते थे, एन फाइव ओवर आई का ना, तो यहाँ से ये आई को नीचे लेकर आ जाते हैं, तो एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, जहाँ पे ए जो है वो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिख के आना बोर्ड्स में, ठीक है? ऐसे लिख के आएंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएगा एग्जामिनर। तो कैसे लिख के आना है, तो फिर अपन आंसर राइटिंग जो है उसकी कुछ अपन इस तरीके से करेंगे कि लेट अ करंट आई बी फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड बी इन द सोलेनॉइड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू वन टर्न ऑफ द सोलेनॉइड विल बी म्यू नॉट एन आई इंटू ए, एरिया ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसका अगर आप चाहो तो डायग्राम में यहाँ पे आप लोगों के लिए बना के दिखा देता हूँ। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। ठीक है, और ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें से आई। करंट जिस भी रीजन से फ्लो कर रहा होगा वो सब मेंशन करने की अपन को जरूरत नहीं है। और इसकी जो लेंथ है सोलेनॉइड की वो मान लेते हैं वो है एल। डन, चाहो तो बना दीजिएगा एक डायग्राम। तो टोटल एक टर्न की वजह से फ्लक्स है इतना म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे प्लीज ये बात मेंशन करना जो स्मॉल एन वाली मैंने बात बोली है, ठीक है? स्मॉल एन की जगह पे अपन को कन्वर्ट करना है यहाँ पे, और उसके बाद ये रहा पूरा का पूरा डेरिवेशन। ठीक है, तो लास्ट स्टेप में यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे लिख दें साइड में, सिंस स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, तो यहाँ पे एल की जगह पे अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा एन स्क्वायर म्यू नॉट आई ए अपॉन एल स्क्वायर। ये एल लेंथ है, ये एल सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट है।
और फिर एडी करंट के बारे में इसका जो सेकंड पार्ट था वो डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट आर एडी करंट्स, राइट? एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट. क्या होता है दोस्तों एडी करंट? ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, if there is induced current in the volume bulk of the material, it is called as eddy current. अपन ने पढ़ा भी है ये अपनी कॉन्सेप्ट क्लासेस में. मैंने आप लोगों को एक डायग्राम भी बना के बताया था इसका कि लेट्स अज्यूम कि अपने पास यहाँ पे जो है वो एक दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ऑल्दो डायग्राम बनाना जरूरी नहीं रहेगा, इन केस अगर आप बनाना चाहें. और जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है वो एक बल्क, व्हाट डू मीन बाय बल्क, एक मेटल का एक पीस जो है वो यहाँ पे इस तरीके से स्विंग कर रहा है. ठीक है, तो जब स्विंग करेगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो चेंज होगा. तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने की वजह, चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो है वो स्वर्लिंग करंट्स प्रोड्यूस होंगे. उन्हीं को ही एडी करंट कहा जाता है. ठीक है, इट इज अ नेसेसरी इवल इन एन अरेंजमेंट एज इट कैन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, induction furnaces and deadbeat galvanometers, and brings loss of energy with heat production etc. ठीक है, तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन रहेंगे. आंसर राइटिंग रहेंगे, आंसर राइटिंग कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो. तो अगर एक इलेक्ट्रिक लैंप है और उसका नेग्लिजिबल इंडक्टेंस है, अब आपको कह रहे हैं कि ब्राइटनेस वगैरह कैसे बढ़ेगी अगर अपन फॉलोइंग जो चीजें हैं वो रिड्यूस करेंगे. जल्दी से बता दो क्या आंसर लग रहा है आपको, फिर डिस्कस करते हैं ये. अगर जरा बात करें अपन फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो अपन को एक बात पता है कि इलेक्ट्रिक लैंप है और इंडक्टेंस नहीं है सर्किट में, और इट इज कनेक्टेड विद अ कैपेसिटर. तो मतलब कि यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर है, यहाँ पे है इंडक्टर, और ये एक एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड है, राइट? तो इसका कैपेसिटेंस ही मान लेते हैं. सॉरी, ये इंडक्टेंस तो है नहीं, यहाँ पे बल्ब, यहाँ पे लैंप बनाना है अपन को. ये लैंप बना देते हैं कुछ इस तरीके से. लेट्स से इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर. ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंपीडेंस लिख दें. नेग्लिजिबल इंडक्टेंस का मतलब ही ये है कि इंडक्टेंस एल जो है वो जीरो मान के चलना है, एक्सएल जीरो मान के चलना है. तो यहाँ पे जो इंपीडेंस होगा दैट विल बी रिटन लाइक आर स्क्वायर प्लस एक्स सी. नाउ व्हाट इज एक्स सी? एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी, यानी कि 1/ओमेगा सी का स्क्वायर. ठीक है ना. और उस वो कितना कितनी उसको करंट मिलेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसको कितना वो उसकी कितनी ब्राइटनेस है, राइट? तो करंट जो है, करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो डिपेंड करेगी वी अपॉन जेड के ऊपर, करेक्ट? तो अगर आप सी की वैल्यू, अगर आप रिड्यूस करोगे कैपेसिटेंस की वैल्यू, अगर आप सी की वैल्यू रिड्यूस करोगे तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी. सही है क्या? तो z की वैल्यू क्या हो, z की वैल्यू इंक्रीज करेगी. तो z की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो i की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो ब्राइटनेस जो है वो कम होगी. सही है एक चीज, थोड़ा सा समझना है. ब्राइटनेस ऑफ द लैम्प विल डिक्रीज. ठीक है, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज करने पे z इंक्रीज करेगा. थ्योरी कैसे लिख के आनी है आपको पता है अब. ठीक है, सी डिक्रीज करने पे z इंक्रीज करेगा, z इंक्रीज करने पे करंट डिक्रीज करेगा, एंड उसकी वजह से अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे ब्राइटनेस जो है वो डिक्रीज करने वाली है. अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे, सेम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने में भी सेम फिनोमिना होगा. दोनों के लिए आंसर जो है वो सेम रहेगा. ठीक है, prove and show that the ideal inductor does not dissipate power in an AC circuit. सेम इसी तरीके के डायग्राम में अपन यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरीके से होगा. इंस्टेंटेनियस अपन पावर जो है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो है वो अपन E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ले लेते हैं. इंस्टेंटेनियस करंट I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी ले लेते हैं, क्योंकि इंडक्टर में फेज चेंज होता है. अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें तो E इंटू आई हो जाएगा, मतलब आई नॉट कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी हो जाएगा. इसके बाद फिर एक छोटी सी अपन ने मैथ्स का फॉर्मूला यूज किया है ऑफ साइन 2 ओमेगा टी के बारे में मैं बात करूं तो दिस विल बी रिटन एज 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, राइट? ये यूज किया हुआ है. तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की जगह पे अपन ने यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख दिया. अब अगर इसकी एवरेज वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको पता है कि साइन जो है, साइन की एवरेज वैल्यू एक पूरी की पूरी साइकिल में जीरो आएगी. आधा पॉजिटिव रहेगा, आधा नेगेटिव रहेगा. ठीक है, तो द एवरेज पावर ओवर कंप्लीट साइकिल वुड बी जीरो. हेंस एन आइडियल इंडक्टर डज नॉट डिसिपेट पावर. और अपन ये बात जानते भी हैं कि पावर फैक्टर इस केस में जो, मतलब ये वॉटलेस करंट इसी केस में अपन पढ़ते हैं, चाहे प्योरली इंडक्टिव हो चाहे प्योरली कैपेसिटिव हो. ऑलराइट सार्थक, जल्दी से बता दीजिए सारी चीजें समझ में आ रही हैं क्या?
आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये अच्छा ये दूसरे वाले का आ गया है ना। When frequency decreases, capacitive reactance energy and impedance of the increases, so current decreases as the brightness of reduce। तो ये दोनों के भी आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। वो और वाला पार्ट वाला पहले चला गया, तो ये देख लीजिए आप। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो मूविंग टू द 29th क्वेश्चन। Find the ratio of the de Broglie wavelengths associated with the electrons accelerated through the 25 volt and 36 volt। ठीक है भाई, तो अब एक काम करते हैं। मतलब डी ब्रॉगली वाला जो फॉर्मूला था वो मेरे ख्याल से एक बार अपन ऑलरेडी देख चुके थे, लेकिन मैं अगर आपको एक बात बता दूं तो अपन एक इसमें शॉर्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। पहले तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता था, एच अपॉन पी, राइट। एच अपॉन पी के बाद अपन इसको अपन एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू के ई भी लिख सकते थे, राइट। हालांकि यहाँ पे अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात नहीं हो रही है, वो अभी एक्सेलरेटेड पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं। बट एक्सेलरेटेड पोटेंशियल का मतलब ये है कि ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आती थी ना, उसी को ही फिर कन्वर्ट करके अपन लिखते थे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू ई वी, जहाँ पे v पोटेंशियल है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। सारी ये एच टू एम ई सबकी वैल्यूज अगर अपन सब्स्टिट्यूट कर देते थे तो यहाँ पे आ जाता था 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। ये फॉर्मूला आ जाता था और ये फॉर्मूला जो है वो अपन यूज करते थे। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अगर यूज करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, एक 25 से किया गया है, एक 36 किया गया है, दोनों का रेशियो इस फॉर्मूले से अपन निकाल लेंगे। और 12.27 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 36 25 6/5 आ जाएगा। आंसर राइटिंग का मेथड लिख लेना। वेरी गुड, सार्थक। किया है क्या ये भी अपन ने क्लास में? ठीक है, डन। तो 29 वाला भी अपन ने अब सॉल्व कर लिया। कोशिश करें कि डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट ना करें, ये पार्ट भी उसके आगे जो है वो मेंशन कर लें। ठीक है, दैट विल बी गुड। और बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि अपन बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अपन ये पूरी वैल्यूज लिख कर आए कि h की वैल्यू लिखें 6.62 इंटू 10⁻34, राइट। सिंस दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे लिखो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखो 1.6 इंटू 10⁻19, फिर इंटू वी। लेकिन ये फॉर्मूला लिखना बिल्कुल सही है क्योंकि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में गिवन है अपन को। ठीक है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग दिस फॉर्मूला। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 30 वाला। चलो भाई 30 वाला क्वेश्चन देखो। आई थिंक 30 वाले क्वेश्चन के बाद सेक्शन सी खत्म हो जाएगा। सेकेंड परमिटेड लेवल से फर्स्ट परमिटेड लेवल में आ रहा है, एंड द और हाईएस्ट परमिटेड लेवल से फर्स्ट परमिटेड लेवल में आ रहा है। क्या आ रहा है भाई रेशो? अच्छा आ गया आपका, वेरी गुड 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 गुड। तो देखिए अपन फर्स्ट वाले में तो अपन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, सबसे पहले तो फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स, फिर वो दोनों चीजें दी हुई है ना। तो इसकी आंसर राइटिंग के बारे में अगर अपन बात करें तो इसकी आंसर राइटिंग में दिस इज दी 30th क्वेश्चन। तो अपन आंसर राइटिंग कैसे करेंगे 38 क्वेश्चन की? 38 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे कि the energy of photon during transition is given by E equals to 13.6 z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला बेसिक, है ना। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हाइड्रोजन होगा तो z की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। अब उन्होंने अपन को क्या बोला कि पहले में 2 से 1 आ रहा है ना। तो फर्स्ट वाले में ए वाले पार्ट में जो एनर्जी है वो जा रही है 2 से 1, सेकेंड परमिटेड लेवल से 1 में जा रही है। तो 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, और फिर रेशियो लेना है। तो रेशियो ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये हाईएस्ट परमिटेड लेवल दैट इज इंफिनिटी से 1 में आ रही है।
So 13.6 z square 1 upon 1 square minus 1 upon infinity का square. 13.6 cancel, 1 upon infinity would be 0. और ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ये तो पूरा हो जाएगा 1. तो रेशियो वुड बी, ये हो जाएगा 4. तो दैट मीन्स 3:4 आंसर आ जाएगा. ठीक है, थोड़ा और इलेबोरेट करके आप लिख सकते हो. 3:4 वुड बी द आंसर. कोई डाउट किसी भी चीज में? ठीक है, ध्यान रखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लिख के आना है अपन को, इसमें इससे भी ज्यादा लिख के आना है. तो आगे बढ़ते हैं, मतलब इसके इसका एक और पार्ट है. इसमें कह रहे हैं द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6. ठीक है, और कह रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट. क्या इंपॉर्टेंट बात है वो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, अपन इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे. वी नो दैट द मैग्नीट्यूड द काइनेटिक एनर्जी. देखिए काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल एनर्जी. ठीक है, किसी भी पॉइंट पे. तो क्योंकि टोटल एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगी. एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी with that negative sign. So -2 times of 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही आंसर आएगा. तो आई थिंक अब 30th क्वेश्चन के बाद सेक्शन सी खत्म हो गया. 3 मार्क्स के क्वेश्चंस खत्म. अब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की बारी. और ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन है टू यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल थिन प्लेट्स हैविंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर केप्ट इन एक्स जेड प्लेन एट अ डिस्टेंस डी अपार्ट. Sketch an equipotential surface due to electric field between the plates. अच्छा ठीक है, all right. And तो सबसे पहले तो मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ही आप लोगों के लिए बना देता हूँ. इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए लेट मी सी. अच्छा, और क्या बात बोली गई है वो भी देख लेते हैं. If a particle of mass m and charge -q remains stationary between the plates, what is the magnitude of the direction of this field? ठीक है, तो अगर क्या होता है कि अभी मैं इसका एक सिंपलिस्टिक डायग्राम आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ. सेकंड वाले क्वेश्चन पे अभी ध्यान मत दीजिए, अभी फर्स्ट वाले पे अभी सबसे पहले अपन बात करते हैं. ठीक है, अगर अपन को कोई ये कह रहा है कि भाई अपने पास 2 प्लेट्स हैं कुछ इस तरीके की, एंड ये जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसकी जो सिग्मा है इसकी डेंसिटी है प्लस और इसकी है माइनस सिग्मा. तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी, इससे अंदर की तरफ जाएगी, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये तो अपन को पता है ना. और कह रहे हैं कि इफ द पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q -q इज स्टेशनरी बिटवीन द प्लेट्स. तो मतलब इसका मतलब ये है कि -q के ऊपर, चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना. और कह रहे हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस फील्ड. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो अपन सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट से ही निकाल सकते हैं आई थिंक. ठीक है, तो एक बार इसका देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा. तो इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका कुछ ऐसा रहेगा, क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन आया है तो पूरा इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ. सबसे पहले अपन वी आर गोइंग टू राइट गिवन two uniformly large parallel plates having charge density sigma and minus sigma. We have to sketch an equipotential surface. मैं यहाँ पे equipotential surface अब आप लोगों के लिए बना देता हूँ. Let's suppose कि ये है x axis, ये है y axis, right? And let's suppose कि ये है z axis. ठीक है, तो क्योंकि अपन को यहाँ पे वो ये कह रहे थे कि जिस तरीके से वहां पे अपन को ये कहा जा रहा था कि वो एक्स जेड प्लेन में है 2 सरफेसेस. तो एक काम करते हैं, वो प्लेन जो सरफेसेस है वो कुछ ऐसी बना देते हैं. एक सरफेस बना देते हैं यहाँ पे, एक सरफेस अपन ने बना दी ये,
और एक सरफेस इससे नीचे, डी डिस्टेंस नीचे, वो अपन को कह रहे हैं दूसरी सरफेस यहाँ पे बना देते हैं। जो दूसरी सरफेस होगी वो भी कुछ अपन इस तरीके से यहाँ पे कुछ इस तरीके से अपन बना देंगे, ये एक दूसरे के नीचे हैं, ठीक है। तो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे मैंने आपको बताया। तो पोटेंशियल हो जाएगा ई इंटू डी, दैट इज इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, इन दोनों को आपको, क्योंकि ये डायग्राम तो आपको बनाना आना ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कुछ, यहाँ पे इसको ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। आई थिंक अब थोड़ा समझ में आ जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी मान लेते हैं, राइट। तो ये पोटेंशियल हो जाएगा, तो ये अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसके बीच में कोई सी भी ऐसी एक सरफेस बना देंगे। ये मान लेते हैं ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है इन दोनों के बीच में। और उसके बाद फिर अगर ये स्टेटिक कंडीशन पे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है याद रखना कि भाई mg जो है वो qe के बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब कि अगर एक कोई चार्ज इन दोनों के बीच में है, तो नीचे जितना उसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg, उसको कौन सी बैलेंस करेगा, उसको qe बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। और फिर उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह अपन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, और यहाँ से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, ठीक है। सार्थक एक बार बता दीजिए, क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पे है आपके पास एक सरफेस, ये है दूसरी सरफेस, तो बीच में ऐसी एक प्लेन सरफेस जो होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे एक चार्ज रखा हुआ है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता चल गया कैसा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। और पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होगा, mg नीचे एक्ट करेगा, वो उसको बैलेंस आउट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये रहेगा mg और यहाँ पे लगेगा qe, और ई की जगह पे जो है वो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देख लेते हैं। थर्टी टू ए, a battery of EMF E, internal resistance small r, when connected with an external resistance of 12 ohm produces a current of 0.5 ampere. When connected across a resistance of 25 ohm, it produces a current of 0.25 ampere. Determine the EMF and internal resistance of the cell. I think ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने बहुत सारे किए हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं जल्दी से क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहे हैं बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर व्हेन कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 12 ohm produces a current of 0.5 ampere, and when it is connected with 25 ohm it produces a current of 0.25 ampere। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से इस क्वेश्चन को लिख के भी देख लेंगे एक बार कि भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगर अपन यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में अपन सर्किट जरूर बना लें। तो सर्किट में पहले पार्ट में वो 12 ओम के बारे में बात कर रहे थे। 12 ओम रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, उस पर ईएमएफ और उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। और बैटरी का जो ईएमएफ है, इट इज आई थिंक, बैटरी का ईएमएफ अपन को दिया है कि बैटरी का ईएमएफ ई है, वो भी पूछा हुआ है। और करंट दिया हुआ है। करंट जो है वो पहले वाले पार्ट में इट इज गिवन एज 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिखने के बाद अपन यहाँ पे ये बोलेंगे कि वी नो दैट E इज इक्वल्स टू V प्लस आई इंटू आर, ठीक है। E इक्वल्स टू V प्लस आई इंटू आर। और अगर अपन जरा यहाँ पे ध्यान से देखें तो V की जगह पे अपन लिख सकते हैं I इंटू कैपिटल आर, यानी कि ये जो EMF है दिस विल बी I इंटू आर प्लस आर। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए E करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो जाएगी 0.5 इंटू 12 प्लस स्मॉल आर। और सेकंड के लिए जब अपन सेकंड वाला केस देखेंगे तो सेकंड वाले केस में 25 ओम का रेजिस्टेंस है,
अभी भी E, इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी स्मॉल r, करंट की वैल्यू I, और करंट की वैल्यू जो है वो आई थिंक गिवन इट इज 0.25 एम्पियर। तो फिर से अब इक्वेशन अगर लगाएंगे तो इक्वेशन लगेगी 0.25 इंटू 25 प्लस स्मॉल r। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है अपन, और अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे आई थिंक जो करेक्ट आंसर आना चाहिए, E शुड बी 6.5 वोल्ट, E should be 6.5 volt and internal resistance should be 1 ohm। चेक कर लीजिए एक बार, राइट। अब बी वाले ऑप्शन पे जाएं। इसके बी वाले ऑप्शन में क्या कह रहे थे? बी वाले ऑप्शन में कह रहे हैं यूजिंग किरचॉफ्स रूल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट I1। आई होप सर्किट आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से करंट I1 आ रहा है, यहाँ पे करंट नीचे जो है वो करंट I2 है, और इसको अपन को सॉल्व करना है ना। तो इसके दो लूप्स लगेंगे, दो लूप्स बना के अपन को इसको सॉल्व करना है। तो यहीं पे मैं इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है लूप 1, ये है लूप 2। ठीक है, इस लूप में अपन जो है वो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो सी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लूप 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान रखें कैसे लूप की इक्वेशन लिखूंगा। नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो पोटेंशियल राइज, तो 20। फिर यहाँ से आगे बढ़े ड्रॉप होगा, तो ये बेसिकली ये जो है ये करंट है I3 लिखा हुआ है यहाँ पे करंट। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक बार बता देता हूँ। ऊपर वाली ब्रांच में करंट है I1 इस डायरेक्शन में, बीच वाले में है I3 इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे है I2, राइट। सो अगर अपन इस वाले जंक्शन के बारे में बात करें कि इस वाले जंक्शन में यहाँ से करंट आ रहा है I2, यहाँ से करंट आ रहा है I3, I1। तो I3 की जगह में मैं I1 प्लस I2 लिख देता हूँ, दैट विल बी गुड। ठीक है, तो 20 यहाँ पे +20, यहाँ पे -20, और ब्रैकेट में I1 प्लस I2, और फिर ऊपर जाके -30 I1, और फिर इक्वल्स टू 0। तो पहली इक्वेशन तो आ गई मेरे पास, 20 -20 I1 -20 I2 -30 I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास फाइनली -50 I1 -20 I2 इज इक्वल्स टू -20। माइनस कैंसिल कर दीजिए, 0 कैंसिल कर दीजिए, एक इक्वेशन आ गई है। दूसरी इक्वेशन अगर बनाए अपन, तो दूसरी इक्वेशन भी यहीं से बना लेते हैं। ये तो सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा 20 -20 I1 -20 I2, और फिर नीचे आएंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे -80 एंड देन -20 I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे आपके पास दो बैटरीज आ गई हैं, तो 20 और माइनस ये हो जाएगा -60 I1 एक ही है, तो -20 I1, यहाँ पे I2 दो हैं, तो -40 I2 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2 I1 प्लस 4 I2 इक्वल्स टू -6। तो ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन। तो तीसरी इक्वेशन आ रही है वो, सेकंड इक्वेशन आ रही है I1 प्लस I2 इक्वल्स टू -3। ठीक है, ये आ गया आपके पास, और यहाँ पे 2 भी है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। थोड़ा सा हो सकता है कि जम्बल्ड हो गया हो काम, लेकिन मेरे ख्याल से अपन ने बहुत क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें। दोनों इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी, जरा यहाँ देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4I1, 2I2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 माइनस में, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ से आंसर आ जाएगा 5। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 5/4। 5/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट आएगा तो टेलीग्राम पे बताइएगा। 33rd क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? 33 में कह रहे हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ is incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of the reflected and the refracted? ठीक है, तो भाई जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो क्या बोलते हैं, जब वो वापस आएगी तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट तो आप नॉर्मली भी निकाल लो c/λ से। तो फर्स्ट वाले पार्ट में, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका आंसर कुछ ऐसा रहेगा, द रिफ्लेक्टेड रे विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम
as that of the incident ray medium, hence the wavelength, frequency, speed of light will remain same. ठीक है, तो ये तो सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे आप सिंपली फ्रीक्वेंसी की जगह पे लिख सकते हो c by lambda. c का मतलब है 3 into 10 to the power 8, लैम्डा का मतलब था 589 नैनोमीटर, 589 10 to the power -9. ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सॉल्व करके इसका आंसर वुड बी 5.09 into 10 to the power, this would be 16. No, sorry, it would be 14 हर्ट्स इसका जो है वो आंसर रहेगा. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे थे अपन को, द रिफ्रैक्टेड लाइट, और रिफ्रैक्टेड लाइट के साथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया. फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड ऑन द ट्रैवलिंग मीडियम, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट तो सेम ही रहेगी, राइट, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी. हाँ, स्पीड जो है वो स्पीड बिल्कुल आपकी चेंज हो जाएगी, और स्पीड जो है वो निकलेगी c by mu से. ठीक है, तो 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है आपको 1.33, so this will be around 2.66 into 10 to the power 8 meter per second. Done. ठीक है, तो अब इसका सेकेंड पार्ट वाला रीड कर लीजिए. सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं YDAC the slits are separated by 0.28 millimeter, the screen is placed 1.4 meter away, the distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. ठीक है, तो आपसे बेसिकली लैम्डा पूछा जा रहा है ना. वैसे अगर सेंट्रल से फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बोल रहे हैं तो अपन को एक बात तो पता रहती है कि भाई फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, है ना. तो अगर मान लीजिए कि फोर्थ के बारे में पूछ रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इसको, isn't it? फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ बेसिकली होती है क्या बोलते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कितना है. तो फोर्थ पे कितना होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 लैम्डा d बाई स्मॉल d हो जाएगा. तो डिस्टेंस भी अपन को मेरे ख्याल से दिया ही हुआ है, तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू है, यहाँ से और पार्ट वाले में जो आपके पास जो डिस्टेंस हो जाएगा y, उसकी वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d. तो लैम्डा वुड बी y इंटू स्मॉल d होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू कैपिटल D. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये रहेगा. और आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ था 1.2 सेंटीमीटर, राइट. सो ये हो जाएगा आपके पास 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2. स्मॉल d की वैल्यू दोस्तों अपन को दी हुई है, स्मॉल d इज बीन गिवन है 0.8 मिलीमीटर. तो दैट मीन 0.28 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा. ये हो जाएगा 4, और जो सेपरेशन ऑफ विड्थ फ्रॉम द स्क्रीन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1.4 मीटर. सो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, है ना. दिस आंसर इज कमिंग आउट टू बी अराउंड 6 इंटू 10 टू द पावर -7, दैट इज 600 नैनोमीटर्स. ये आ गई वेवलेंथ which belongs to red color. तो अब अपना सिर्फ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ही बचे, तो एक बार वो भी जल्दी से खत्म कर लेते. आपको टाइम देता हूं मैं थोड़ा सा रीड करने के लिए, रीड कर लीजिए. ध्यान रखिए कि केस स्टडी बेस्ड के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके आंसर्स वहीं पे ही आपको मिल जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी जो है वो अपन को छोड़ के नहीं आना है. सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर R एंड अ बैटरी ऑफ वोल्टेज VB. ठीक है, through a millimeter MA as shown in the figure, the knee voltage for the junction diode is VN equals to 0.7 volt. ठीक है, 0.7 वोल्ट दिया हुआ है. और आगे कह रहे हैं the PN junction diode requires a minimum current of 1 milliampere to attain a higher value than the knee point on the IV characteristics of the junction diode, assuming that the voltage V across the junction is independent of the current above the knee point. ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो अपन को गिवन है, और अपन को कह रहे हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि इफ VB इज गोस टू 5,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन पहले आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। असल में सवाल ये कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि अपने पास एक तो है अपने पास रेजिस्टेंस आर, और एक अपने पास है ये पीएन जंक्शन, और यहाँ पे अपने पास एक बैटरी। ये है इसका डायग्राम जो कि मिसिंग है आई थिंक। ये डायग्राम है, और ये इसकी वैल्यू जो है ये है वीबी। और अपन को कह रहे हैं कि जो मिनिमम जो नी वोल्टेज होता है, अब ये नी वोल्टेज क्या होता है इसके लिए जरा सा थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे अज्यूम कर लीजिए यहाँ पे अपन एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बना रहे हैं। तो जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है तो करंट इंस्टेंटली नहीं मिलता है अपन को पहले थोड़ा बहुत वोल्टेज देना पड़ता है, उसके बाद जो है वो करंट मिलना स्टार्ट होता है। सो दिस इज द नी वोल्टेज। तो ये दिया हुआ है 0.7 वोल्ट के बराबर, है ना। ये 0.7 वोल्ट इसका जो है वो नी वोल्टेज अपन को दिया हुआ है। और अपन को कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं वीबी इज इक्वल टू 5 वोल्ट, देन कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। तो मतलब टोटल वोल्टेज जो है फर्स्ट वाले के लिए मैं आपको बता दूं, टोटल वोल्टेज जो है वो दिया हुआ है वीबी दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट वुड बी इक्वल टू करंट आई, और करंट की वैल्यू आई थिंक इसमें अपन को गिवन है। करंट की वैल्यू डेटा में 1 मिली एम्पियर जो है वो अपन को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन है डेटा में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर इज रिक्वायर्ड। तो 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर इंटू आर, और प्लस नी वोल्टेज ऐड इसलिए करना है क्योंकि इतना तो मिनिमम तो अपन को देना ही पड़ेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 10⁻³ इज इक्वल टू आर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.3 इंटू 10⁻+3 ओम। सो दैट मीन्स दिस वुड बी 4.3 किलो ओम। ये हो जाएगी रेजिस्टेंस की वैल्यू फर्स्ट वाले के लिए। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन, ए पार्ट। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इफ VB is equals to 5 volt, then the value of R to establish a current of 6 मिली एम्पियर। सेम फिर अब ये इसी फॉर्मूले से अपन ये भी सॉल्व कर देंगे कि अब 5 वोल्ट है और अराउंड कुछ 6 मिली एम्पियर का जो है वो करंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है ना। सेम यही फॉर्मूला अपन लगाएंगे। तो आई थिंक इसका जो आंसर आना चाहिए उस आंसर निकाल लेते हैं। पहले ये नोट कर लो। सर तक कोई डाउट यहाँ तक? सेकेंड वाले में अब VB की वैल्यू जो है, सेकेंड वाले में VB की वैल्यू जो है इट इज गिवन एज 5 वोल्ट। Then calculate the value of R in order to establish a current of 6 milliampere. That means ये हो जाएगा आपके पास 5 is equals to 6 into 10⁻³ into R plus 0.7। अब ये सॉल्व कर लीजिएगा आप, ये आ जाएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं if VB is equals to 6 volt, then the power dissipated in the resistor R when a current of 6 milliampere flows in the circuit। पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला पूछ रहे हैं नेक्स्ट। पावर का फॉर्मूला डायरेक्टली VI से निकाल सकते हो आप। VI में आपके पास यहाँ पे थर्ड वाले में व्हाट वी कैन डू इज पावर कैन बी रिटन एज V इंटू आई, और V जो है वो अपन तो लगा रहे हैं 6 वोल्ट, लेकिन उसमें से इफेक्टिव जो है वो क्योंकि 0.7 नी वोल्टेज है, तो 6 माइनस 0.7 इंटू करंट जो है वो भी आ रहा है 6 मिली एम्पियर। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये रहेगा आंसर। When the diode is reversed bias, the voltage 6 volt and 0.3 is calculate the total potential. All right. So जब diode reverse bias है with a voltage of 6 volt, तो VBI जो है वो 0.63 आ रहा है। ओके, तो आई थिंक दोनों को अपन ऐड कर देंगे क्योंकि रिवर्स्ड बायस्ड में जो नी वोल्टेज है जो 6 वोल्ट है वो प्लस 0.63 हो जाएगा। दैट द आंसर वुड बी 6.63।
वोल्ट। इनमें सिर्फ आपको सिर्फ आंसर्स लिख के आना है, बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, एक एक मार्क्स के हैं। हाउ मेनी जंक्शंस डू अ डायोड कंसिस्ट? 2, राइट। तो यहाँ पे एक केस स्टडी बेस्ड अपना खत्म हो गया। अच्छा केस स्टडी बेस्ड था ये, आप अगर जरा ध्यान से देखो, एक बार मैं वापस से आपको ये पूरा केस स्टडी बेस्ड पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट जो स्टडी है वो इससे ज्यादा सिंपल है, एंड ये है आपके लेंस फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ अ बाई कॉन्वेक्स लेंस विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ इन एयर। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो अपन फोकल लेंथ अपन को बोल रहे हैं, तो फोकल लेंथ का अपन फॉर्मूला लगाएंगे म्यू एल बाई म्यू एस -1 इंटू 1/r1 -1/r2, राइट। और यहाँ पे एयर में रख रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हो जाएगा सराउंडिंग मीडियम का 1। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 दिया हुआ है, 1.5 -1 इंटू जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दिया हुआ है 30 दोनों का, ठीक है, बाई कॉन्वेक्स है, तो ये हो जाएगा -1/30। और R2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा R2 पॉजिटिव रहता है तो कुछ इस तरीके से, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी 0.5 टाइम्स negative of 2/30, right? So this one is going to be 1/15, right? तो फोकल लेंथ जो है वो आ जाएगी आपकी -15 0.5 यानी कि -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। फिर रेडियल कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंथ, सेम अब यही फॉर्मूला यूज करना है आप लोगों को, और इसमें आप फोकल लेंथ दे दी है आपको और वो निकालना है, ठीक है। why does an underwater swimmer cannot see very clearly even in continuously clear water? Due to refraction, या कह सकते हैं TIR, ठीक है, TIR या रिफ्रैक्शन की वजह से क्लियरली विजिबल नहीं रहता है। तो ये क्योंकि क्लियर नहीं है, अब लिए मैं केस स्टडी जो है वो इसको आपके पास जो पीपीटी के फॉर्म में आएगा तब आप ये पढ़ पाओगे, है ना। ऑल दो सबसे आसान केस स्टडी है, इससे अच्छी केस स्टडी जो थी वो फर्स्ट वाली थी। ऑलराइट, तो थैंक्स फॉर अप्रिशिएटिंग, बट अभी अपना काम बचा है, जब तक आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर नहीं आ जाते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास भी रहेगी अपनी फिजिक्स की, अभी 3 और सैंपल पेपर्स बचे, तो कोशिश करेंगे आज, और जो जिन जगहों पे लगा है कि अच्छा आप ड्रॉपर हैं, ठीक है, तो ठीक है, जो भी ये लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं कि अभी और 3 क्लासेस अपनी बची हुई है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सैंपल पेपर के डिस्कशन में। ऑलराइट फ्रेंड्स, देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं।